नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज यूपी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बरखा बली। 26 जुलाई यानी कि शुक्रवार को ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 1924 के बाद ये तीसरी बार है जब पेरिस में ओलंपिक गेम्स का आयोजन होने जा रहा है, यानी कि 100 साल बाद एक बार फिर से ओलंपिक गेम्स पेरिस में लौट रहा है। कितना कुछ खास है इस बार का ओलंपिक गेम्स, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ फिर जुड़े हैं अमित कनौजिया, जो एडिटर हैं, जिन्होंने कई स्पोर्ट्स इवेंट कवर भी किया है। एक बार फिर से स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू सर, 100 साल के बाद फिर से ओलंपिक गेम्स पेरिस में वापस लौटा है। कितना खास है पेरिस ओलंपिक एथलीट्स के लिए? देखिए, पेरिस अपने आप में यूरोप की एक बड़ी सिटी रही है। फ्रांस एक बड़ी वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज में हमेशा यूरोप की शुमार रही। लेकिन अगर आप इतिहास की बात करें कितना खास, तो मैं बताऊं कि 1900 में जो ओलंपिक हुआ था ना, वो पेरिस में ही हुआ था। और जो इतिहास जो मैंने पढ़ा है उसमें जो पता चलता है कि जब ओलंपिक होना शुरू हुए तो 1896 में हुए एथेंस में। लेकिन एथेंस में लेकिन ये प्लान हुआ था कि ओरिजिनली जो पहला ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि चूंकि ओलंपिक खेलों का जो जनक है वो ग्रीस है, तो ग्रीस और एथेंस में ही कराया जाए। उसको लेकर के कई सारे कहानियाँ किस्से हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा 1900 में हुआ, उसकी 24 साल बाद 1924 में हुआ। और पेरिस ओलंपिक जो पहली बार जब हुआ था, जो पहला ओलंपिक था, वहाँ पे महिला खिलाड़ियों ने हिस्सेदारी नहीं की थी। लेकिन पेरिस ओलंपिक जब 1900 में हुआ तो वहाँ पे महिला एथलीट्स भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया था पहली बार ओलंपिक में। और उसके बाद 1924 में हुआ। और अब एक पूरी 100 वर्ष के बाद होना, इसमें कोई शक नहीं कि पेरिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान इन 100 सालों में कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां 2 बार हो गए। जैसे मुझे टोक्यो याद आता है, 1960 में हुआ, और जो पिछला ओलंपिक हुआ वो भी वही हुआ। ऐसी कई कंट्रीज हैं जहाँ पे इन 100 सालों में 2 बार हो गया। लेकिन पेरिस को इंतजार करना पड़ा। ये लंबा इंतजार है 100 साल का। और यही वजह कि पेरिस ओलंपिक के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने बहुत खास इंतजाम किए हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो एक ओलंपिक स्टेडियम, मेन ओलंपिक स्टेडियम बनाया जाता है, जो भी होस्ट वेन्यू सिटी होती। चाहे आप पिछले जाएंगे, मैं 2008 में आपको ले जाऊंगा, बीजिंग ने पहली बार ओलंपिक को, तो वहाँ बर्ड नेक्स्ट करके एक स्टेडियम बना था, जिसकी चर्चाएं बहुत 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 थी उस दौरान मीडिया में। ऐसे ही कई स्टेट, चाहे वो टोक्यो की बात करें, फिर रियो ओलंपिक्स की बात करें, लंदन ओलंपिक्स की बात करें, सब एक डिजिग्नेटेड स्टेडियम में ही ओपनिंग सेरेमनी की जाती रही। लेकिन इस बार नया है, एक खुले में ये ओपनिंग सेरेमनी होगी। सीन नदी है जो पेरिस शहर के बीचों बीच बहती है, उसके वहां पर ये करी जाएगी। और नॉर्मली क्या होता है, स्टेडियम में जो टीम्स होती हैं वो मार्च पास करती हैं, ये नावों से जाएंगे। करीब, अगर मैं सही आंकड़ा बता पा रहा हूँ, 90 से ज़्यादा जो हैं उन नावों में बैठ करके वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और जो परेड कह सकते हैं, पानी पे है तो फ्लोटिंग परेड उसको कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो करीब 8 से 9 किलोमीटर लंबी परेड होगी, जिसमें सभी देश, जो जितने भी देश, इसमें 200 से ज़्यादा देश हैं, 205 हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो सभी कंट्रीज के खिलाड़ी शामिल होंगे। सर, जैसा आपने कहा कि ये पहली बार है जब ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के बाहर हो रही है। सिक्योरिटी पर्पस से एथलीट्स के लिए कितना सेफ है? देखिए, हमेशा देखिए, ओलंपिक जैसा बड़ा मेगा इवेंट, और अब तो जिस तरीके की वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदली है, जिस तरीके से वो उसको देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि बाहर कराना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन जब इस तरीके के बड़े इवेंट होते हैं तो दुनिया भर की एजेंसीज और ख़ास तौर पे जो होस्ट नेशन होता है वो पूरी तैयारी करके ही इस तरीके के इवेंट को कराते हैं। और जब पेरिस जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है पेरिस ओलंपिक की, जब उसने ये प्रपोजल रखा होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने कि हमने इस बार इसको नए तरीके से प्लान किया है कि ओपनिंग सेरेमनी हम खुले में कराएंगे, तो ज़रूर उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर भी डिस्कस किया होगा। और मेरी जो जानकारी है उसमें भारत के भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ जवान पेरिस ओलंपिक कमेटी द्वारा बुलाए गए हैं, जो कि इस पेरिस शहर की सिटी की सिक्योरिटी में लगाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी को कितनी गंभीरता से लिया। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा खेलों का मेला लगने वाला है, दुनिया 10,500 खिलाड़ी आने वाले हैं, और दुनिया भर की जो कल्चर है, कल्चरल एक्सचेंज होगा, गेम्स खेले जाएंगे, कंपटीशन होगा। तो ऐसे में सारी अच्छी चीज़ें हों, ना कि किसी तरीके की अप्रिय घटना। और फ्रांस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार होगा
पेरिस ओलंपिक को यादगार बनाने के लिए। सर आपने कहा इस बार जो परेड हो रही है वो भी बहुत यूनिक है, नाव में बैठ कर हो रही है। राष्ट्र के जो क्रम होते हैं परेड के वो कैसे तय किए जाते हैं? देखिए, चूंकि ये खेल जो ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है, जिसको ओरिजिन है, वो ग्रीस यानी ग्रीक समय, जो उस समय की वो राजा हुआ करते थे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 786 या बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको हिंदी में कहते हैं, तब ग्रीस के ओलंपिया गांव से ये शुरू हुआ था। तब कुछ लोग थे जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। तो चूंकि ओलंपिक का जो ओरिजिन है वो ग्रीस से हुआ था, तो सबसे पहले जो क्रम जो होता है वहाँ पे ग्रीस के खिलाड़ी होते हैं, और सबसे आखिरी जो होता है वो होस्ट कंट्री के खिलाड़ी होते हैं परेड में। लेकिन इन बिटवीन जो दो, मतलब दूसरे से लेकर जो सेकंड लास्ट तक होते हैं, वहाँ पर दुनिया भर की देश जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी वहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, मान लीजिए ABC से जैसे आएगा उस तरीके से आएगा। भारत का क्रम शायद 80 के आसपास है इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उस तरीके से परेड में क्रम रखे तय किए जाते हैं। इसमें किसी टीम के मेडल जीतने का कोई रोल नहीं होता कि पिछली बार अमेरिका ने, चाइना ने या किसी टीम ने इतने जीते थे तो उसको यह रखा जाएगा। एक फिक्स है कि पहले ग्रीस के खिलाड़ी और आखिरी में होस्ट नेशन के वो परेड में शामिल होंगे। सर वहाँ की मशाल, ओलंपिक जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसकी मशाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके इतिहास के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। ये भी मैं एक बार फिर आपको और थोड़ा पीछे ले जाऊंगा कि ग्रीक गॉडेस जो थी उनको खुश करने के लिए वहाँ पे ग्रीस उस प्राचीन काल में वहाँ पे मंदिरों के बाहर इस तरीके की मशालें जलाई जाती थी। तो वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया और पहली बार वो लोग वो मशाल जलाते थे कि देवताओं को, देवियों को, जो गॉडेस होंगी शक्ति, उसको खुश करेंगे। वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया गया और 1928 में जब एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए तब ये कॉन्सेप्ट को परसीव किया गया ओलंपिक कमेटी द्वारा। लेकिन जो पहली टॉर्च रिले हुई वो बर्लिन ओलंपिक के लिए हुई। तो 1936 के से ये सिलसिला जारी है और ये जो है होस्ट नेशन जो होता है वहाँ पूरे घुमाई जाती है और जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं, तो इसको ओलंपिक टॉर्च रिले भी कहा जाता है, उन जगह पे जाती है और हर तरीके से जाती है, चाहे वो जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, थल मार्ग हो, हर तरीके से ले जाई जाती है। और एक तरीके से एक मैसेज दिया जाता है, एक तरीके का मैसेज है कि आइए वो पूरी दुनिया में खेल, क्योंकि खेलों को कहा जाता है कि आपसी भाईचारा मिलने, उसके लिए कंपटीशन तो होता ही है, हम जीतते हैं हारते हैं, लेकिन एक साथ इतने देशों के लोग मिलते हैं, एक तरीके से जुड़ते हैं, एक दूसरे से कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक वो संस्कृति, ग्लोबल कल्चर को कनेक्ट करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में अवेयरनेस के लिए भी ओलंपिक खेल हो रहे हैं और क्यों कराए जा रहे हैं, एक मैसेज देने के लिए भी ये ओलंपिक टॉर्च ले की जाती है। और फिर जिस दिन मेन, जैसे कि फ्राइडे को होना है पेरिस में, तो वहाँ के मुख्य द्वार में, जहाँ वहाँ के मुख्य द्वार में ओलंपिक स्टेडियम है, वहाँ पे इसको टॉर्च को वहाँ की जो फ्रांस की ओलंपिक कमेटी तय करेगी कि किन लोगों को ये मौका दें, उस टॉर्च को वहाँ पर मशाल को प्रज्वलित करेंगे और वो पूरे जब तक वो जलती रहेगी, जब तक वो खेला जाएगा गेम्स, वो मशाल जो बड़ी सी मशाल कह लीजिए, एक अग्नि, एक कुंड की तरह होगी, वो वहाँ पर जलती रहेगी। सर इस बार का ओलंपिक्स बहुत खास है, लोग कह रहे हैं कि ये बहुत यादगार होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है आपके कौन कौन से यादगार ओलंपिक्स हुए हैं, आप कहना चाहें? देखिए, अगर मेरी ओलंपिक की यादों की बात करोगे तो मैं पहली बार जब ओलंपिक मुझे थोड़ा समझ में आया तो 1992 था। आई वॉज स्टूडेंट, मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, अखबारों में उस खबरों के बारे में निकलता था। उस समय 1992 ओलंपिक हुआ था बार्सिलोना का। लेकिन वो अगर मैं भारत के लिहाज से देखूं तो वो एक वन ऑफ द डिजास्टर्स ओलंपिक रहा, क्योंकि भारत को कोई मेडल नहीं मिला। हालांकि उससे पहले भी कोई ओलंपिक में मेडल नहीं मिला था 1980 के लेके 84-88 में भी, लेकिन उसका चूंकि उसको मैंने कभी फॉलो नहीं किया था अखबारों में, तो वो पढ़ना शुरू किया। उसमें मैं तब 2 ही खेल देखता था मुझे जो समझ में आते थे, एक हॉकी और एक फुटबॉल। लेकिन जब 96 ओलंपिक आया तो 96 ओलंपिक अटलांटा में हुए, वहाँ पर लिएंडर पेस ने टेनिस में भारत को मेडल दिलाया, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। वो एक आप समझ लीजिए कि 16 साल का इंतज़ार था। 1980 में भारत ने गोल्ड जीता था हॉकी में, उसके बाद 1996 में भारत को एक मेडल मिला था।
तो एक वो यादगार है, क्योंकि उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है कि हम फिर उसके बाद खाली हाथ नहीं आए हैं। और उसके बाद हमारे ठीक है कुछ और बेहतर करते गए, करने में समय लगा भारत को। 2000 में भी हमको मिला, कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज जीता वेट लिफ्टिंग में। 2004 में राज्यवर्धन राठौर ने डबल ट्रैप इवेंट में शूटिंग में सिल्वर जिताया। फिर 2008 की बारी आई। 2008 मुझे लगता है कि मैं अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछेंगे तो मैं 2008 को बहुत मैं गेम चेंजिंग ओलंपिक मानता हूँ भारत के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ ना वो हमने अपने भारत के खेलों के इतिहास को बदलते देखा। फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक, मैं सीधे टोक्यो ओलंपिक आ रहा हूँ, बीच में रियो ओलंपिक भी आता है, क्योंकि रियो ओलंपिक में सिर्फ 2 मेडल मिले थे। लेकिन बीजिंग ओलंपिक में जो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जिताया, और उसके बाद विजेंदर ने ब्रॉन्ज जीता और सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता, तो हमें लगा कि नहीं, हम और खेलों में भी, ये कुश्ती हमारे लिए एक नया इवेंट है, नया खेल है जहाँ पे हम मेडल जीत सकते हैं। बॉक्सिंग है जहाँ हमारी दावेदारी अच्छी हो सकती है। फिर लंदन ओलंपिक आता है। लंदन ओलंपिक में तो साइना ने भी जीता, मैरी कॉम, अगर मैं गलत हूँ मैरी कॉम ने भी जीता। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे मेडल आए। हाँ, योगेश्वर दत्त ने भी जीता, तो कुश्ती ने दोबारा हमको फिर से जिताया। तो ये दिखाया इसने कि हम अब खेलों में, हम ये नहीं कहेंगे सुपर पावर, लेकिन हम खेलों में अपनी पहचान और मजबूत बनाते जा रहे हैं। और जो पहचान, भारत की पहचान सिर्फ हॉकी तक थी, सिर्फ हॉकी तक थी। भले ही हेलेंस्की 1952 में एक मेडल भारत को मिला था, केडी यादव ने दिलाया था, लेकिन पहचान भारत की अगर ओलंपिक है तो भारत को मेडल हॉकी से ही आएगा। और अगर हॉकी कुछ नहीं कर पाती है तो भारत को मायूसी, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो जो बैरंग लौटने का जो सफर था 1996 से खत्म हुआ, जिसको बीजिंग ने, लंदन ओलंपिक ने, उसके बाद टोक्यो ओलंपिक ने और परवान चढ़ाया और बताया कि नहीं, हम खेलों की दुनिया में कई सारे इवेंट्स में पदक जीतने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ हॉकी नहीं है। देखिए टोक्यो में सिर्फ हॉकी में नहीं जीते, बाकी इवेंट्स में भी जीते, बॉक्सिंग में भी जीते, बैडमिंटन में भी जीते। तो ये बताता है कि हम धीरे धीरे खेलों में अपने जो स्कोप है वो बढ़ाते जा रहे हैं। सिर्फ 1-2 इवेंट नहीं है, कई इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जैसे कि अदिति अशोक थी, वो बहुत हवा की झोंके की वजह से वो बहुत मामूली से अंतर से ब्रॉन्ज मेडल जीतने से रुक गई थी। नहीं तो वो गोल्फ में भी मेडल भारत को मिल जाता। 7 मेडल आए थे। सबसे ज़्यादा कामयाब ओलंपिक भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक था। हालांकि वो 2020 में होने थे, लेकिन उसकी वजह वो कोविड आ गया था, उसके बाद उसको थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन कहते हैं उसको टोक्यो ओलंपिक 2020 है। तो ये भारत, अब देखिए पेरिस में बहुत सारे, हमको लगता है हम कई जगह डबल डिजिट, मुझे बहुत भरोसा है कि हम लोग डबल डिजिट में जाएंगे। अब कहाँ डबल डिजिट में वो कहाँ तक जाएगा ये तो मैं गेस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डबल डिजिट को हम टच करेंगे। सर इस बार 2024 में कई 4 नए खेलों को इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रेक डांस, स्केटबॉल, सर्फिंग, क्लाइंबिंग। अब वो क्या लगता है, क्रिकेट कब आएगा ओलंपिक? देखिए क्रिकेट का एक तरीके से ऐलान हो चुका है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि क्रिकेट जो है लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री होगी और T20 फॉर्मेट के तौर पे खेला जाएगा। और तब भारत को एक और एवेन्यू मिलेगा, एक और इवेंट मिलेगा या खेल मिलेगा जिसमें भारत को कम से कम गोल्ड मेडल की उम्मीद रहेगी। और क्रिकेट शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी उसको पार्टिसिपेंट के तौर पर अभी 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। और हर बार गेम से पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बैठती है कि इस ओलंपिक में इन खेलों को रखा जाएगा, इन खेलों को हटाया जाएगा। वो अपने पैरामीटर्स उनके होते हैं जिसपे वो तय करते हैं किन खेलों को एंट्री देनी है, किन खेल। लेकिन चूंकि क्रिकेट बहुत क्या है, नॉर्मली क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड और एशिया में खेले जाना वाला खेल है, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चाहती है कि चूंकि अमेरिका में होने हैं और क्रिकेट की पॉपुलरिटी को अमेरिका में भी कैश कराया जाए, इस वजह से लॉस एंजलिस ओलंपिक से इसकी एंट्री हो चुकी है। और हमें उम्मीद है कि जब 2028 ओलंपिक आएगा तो हम क्रिकेट की भी बात कर रहे होंगे। सर वैसे तो 26 के बाद ही 26 को ओपनिंग सेरेमनी, उसके बाद खेलों की शुरुआत होगी, लेकिन बहुत सारे गेम्स हैं जो शुरू हो गए। तीरंदाजी में जैसे अभी है, हम लोग ने क्वार्टर फाइनल हम लोग ने क्वालिफाई कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए तीरंदाजी एक ऐसा इवेंट है भारतीय टीम के लिए जहाँ कई बार जीते मायूसी हाथ लगी है। तो आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा,
भारतीय टीम के बारे में, टीम अच्छी है, दीपिका कुमारी है ही है, हालांकि उनका प्रदर्शन उतना शुरुआती राउंड में उतना खास नहीं आया, लेकिन भारतीय महिला टीम है, उसने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पदक पाने के लिए उसको सेमीफाइनल में पहुंचना है, और सेमीफाइनल के बाद आगे फाइनल में पहुंचना है। तो आई एम क्रॉसिंग माय फिंगर्स, ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं करूंगा, और कोशिश यही होगी, उम्मीद यही होगी कि ये टीम जो है आगे जाए, और जो चूक जाती है ना हर बार बिल्कुल करीब आकर के, उससे पार पाना है उन्हें। लेकिन मुकाबला टफ है, ओलंपिक होता है नॉर्मली, एशियन गेम्स में तो हम लोग को मेडल मिल जाते हैं, लेकिन ओलंपिक गेम्स का जो कंपटीशन है वो एक अलग लेवल का होता है। 27 को सब बैडमिंटन और उसके साथ शूटिंग गेम शुरू हो रहे हैं, पहला जिसे हम कह सकते हैं गेम है। देखिए शूटिंग जो है इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद है, हालांकि शूटिंग ही वो इवेंट है जिसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया व्यक्तिगत इवेंट में, अभिनव बिंद्रा 2008, उसके बाद से एक वैसी ही कामयाबी का इंतजार है। और शूटिंग में कई नए युवा निशानेबाज हैं, और लेकिन चूंकि शूटिंग में दुनिया भर के जो टॉप कंपटीशन होता है ना, वहाँ से उनको करना पड़ता है, और अच्छे हैं, मनु भाकर है ही हैं, उम्मीद है कि निशाना लगाएंगे, कम से कम मेडल तो हमें आना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में ना सिर्फ शूटिंग ही नहीं, जैसा कि आपने कहा बैडमिंटन में लगातार अच्छा करते आ रहे हैं, 2012 से लगातार हमें मेडल मिले हैं। इस बार टीम और भी अच्छी है, लक्ष्य सेन है, साई सात्विक रेड्डी हैं, और उसके अलावा हमारी पीवी सिंधु हैं, तो ये सब प्रणय हैं, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो बहुत कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप में। तो यहाँ पे भारत का पड़ला मजबूत है, जहाँ पूरी उम्मीद है कि हमको मेडल्स आएंगे, सिर्फ एक नहीं, हो सकता है एक से ज़्यादा आए। अब गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, ये तो उनके उस दिन के प्रदर्शन पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमें बैडमिंटन में बहुत उम्मीद है कि हमें इसमें मेडल ज़रूर आएगा। जितना शूटिंग में इस बार उम्मीद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उम्मीदें बैडमिंटन में हैं। व्यक्तिगत तौर पर सर आपसे पूछे तो आपको किन किन खेलों से आपको उम्मीद है कि हमें अच्छे देखिए हॉकी तो हमेशा से यही है, हॉकी है, कुश्ती में बहुत उम्मीद है, कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग में पिछली बार उन्होंने जीता था, इस बार उम्मीद है कि करेंगी। लेकिन इसके अलावा जो है बॉक्सिंग एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर आ सकता है कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस में रोहन बोपन्ना है हमारे एक तरीके से मैराथन मैन मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि वो इतने लंबे सालों से खेल रहे हैं, और उन्होंने एशियाड में भी भारत को गोल्ड मेडल जिताया था डबल्स में। और अगर इस बार अच्छा करते हैं, हालांकि ये उनका आखिरी ओलंपिक इवेंट है, वो इंटरनेशनल वो प्रोफेशनल टेनिस से को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए ओलंपिक में खेल रहे हैं। तो एक रोहन बोपन्ना से उम्मीदें हैं, हॉकी में दोनों ही टीमें हैं, तो ये वो हैं। बाकी मुझे गोल्फ में उम्मीदें हैं, अदिति अशोक से उम्मीदें हैं, मनु भाकर ही हैं, और शूटिंग में और भी नए खिलाड़ी हैं। तो ये वो जो की है तीरंदाजी में है, तीरंदाजी जो चूक जाती है तीरंदाजी से बहुत है, दीपिका हैं, तरुणदीप रॉय हैं, ये वो खिलाड़ी हैं। हालांकि मैं एक बात और कहूँगा कि पिछले 10 सालों में भारतीय खेल के तरीके में बहुत बदलाव आया, जिस तरीके का और एक खिलाड़ी और है जो कि मैं कहूँगा कि अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन और ना ही आपने सवाल पूछा उसके बारे में, वो है ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। हाँ, मैं उनका भी पूछने जा रही थी आपसे कि आप नीरज चोपड़ा चूंकि ट्रैक एंड फील्ड में उसमें आते हैं, उनसे बहुत भरोसा है, जिन्होंने बीते 4 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कंसिस्टेंसी दिखाई है। तो ओके, उनसे उम्मीद है, अगर वो कर लेते हैं ऐसा, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो निसंदेह भारत के महानतम एथलीट्स में शामिल हो जाएंगे, जो लगातार 2 बार गोल्ड जीतेंगे, क्योंकि ये कारनामा कोई नहीं कर पाया है। भारतीय हॉकी टीम ने बतौर टीम इवेंट किया, लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल किसी ने बैक टू बैक 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हों, ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो ये उनके लिए मुझे लगता है कि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक द मोस्ट अवेटेड मूवमेंट होगा, जब वो उनके हाथ में भाला आएगा और वो जब वो दौड़ेंगे अपने उस इवेंट के लिए, तो उम्मीद यही होगी कि वो इतना दूर थ्रो भाला फेंकें कि सब पीछे छूटे और सीधे जो भाले का निशाना है ना, गोल्ड पे लगे, वो गोल्ड मेडल है ना, उस पर निशाना लगे। तो देखिएगा अब आपको, और यही नहीं, जब टीम, मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे ना, क्योंकि जब आप खेलों में जीतते हैं तो आप आगे आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। जब जीतेंगे नहीं तो आप इंस्पायर, मैं नहीं कहूँगा खेल खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो जो टैलेंट पूल है
वो तभी बढ़ता है, तभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। चाहे वो हॉकी के साथ क्या हुआ, हॉकी ने 1980 में जीता था, उससे पहले वर्ल्ड कप भी जीता था। तो क्या हुआ कि उसके बाद से उनके खाते में कोई बड़ी कामयाबी नहीं आई। एशियाड जरूर जीते, तो बड़ी कामयाबी नहीं आई। तो एक हॉकी का टैलेंट पूल तो कम नहीं हुआ, लेकिन जिस तेज़ी से हॉकी खेलने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने चाहिए, वो नहीं आए। क्रिकेट आप देखिए, यही आप तुलना करें, क्रिकेट में लगातार टीम जीतती है, उसको स्पॉन्सर मिलते हैं जब टीमें जीतती हैं किसी भी इवेंट में। लेकिन बीते मैं 10 सालों की बार बार बात करूँ, इन 10 सालों में कॉर्पोरेट्स ने भी क्रिकेटर से इतर जो दूसरे खेलों के खिलाड़ी हैं उनको अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल करना शुरू किया। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, सरकार तो लगातार ही काम कर ही रही है। सरकार ने पिछले 10 सालों में मुझे लगता है कि जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हो सकती थी वो उसने प्रोवाइड कराई है। खिलाड़ियों को जो चाहिए, जिस तरीके के विदेशी कोच चाहिए, जिस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, वो सब अवेलेबल कराया है। यहाँ तक विदेशों में ट्रेनिंग भी कराई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, खेलों के प्रति नज़रिया बदलना। एक वो दौर चला गया जब हम लोग पढ़ते थे या हम लोग को कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब बदल गया है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे आफताब बनकर चमकोगे पूरी दुनिया में, उस कामयाबी के आकाश पर। तो वो चीज़ें बदली हैं। तो खेलों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन में। और ओलंपिक चूंकि बड़ा महाकुंभ में 4 साल में एक बार आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जीतना। जब हम जीतेंगे तो हम और दुगने जोश के साथ अगले ओलंपिक में, अगले इवेंट्स में जाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। और कोई भी खेल, कोई भी देश जब खेलों में का अच्छा करता है ना, तो सुपर पावर बनने की ओर उसका एक कदम बढ़ता है। कहते हैं ना कि आप सुपर पावर है या एक बड़ी शक्ति है दुनिया में, ये इससे भी प्रदर्शित होता है कि आप खेलों की दुनिया में कैसा करते हैं। कई ऐसे देश हैं जो खेलों की दुनिया में बहुत अच्छा करते हैं। मैं नाम यहाँ लूँगा, देखिए अमेरिका हमेशा, आप ओलंपिक टैली उठा लीजिए, रशिया को देख लीजिए, पहले वो यूएसएसआर के तौर पे, तब अभी चाइना ने पिछले मैं कहूँगा कि 2000 से, मतलब 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद से क्या लंबी छलांग लगाई है। उससे लगातार आप उसको देखेंगे कि बीजिंग ओलंपिक में तो टॉप पे था, आप पाओगे कि आप वो टॉप 3 में हैं हमेशा। मेडल टैली में जो ओलंपिक की होती है, हमेशा टॉप 3 स्टैंडिंग में वो चाइना रहता है। इवन जापान और कोरिया भी बहुत अच्छा करता है। तो उसकी बड़ी वजह है वहाँ पे लोगों को खेलों के लिए एक अलग तरीके से तैयार ही किया जाता है। मैंने एक स्टोरी की थी 2008 ओलंपिक में, चाइना में क्यों सुपर पावर बना खेलों में। वो एक यही वजह रही कि वहाँ पे ना जब जो टैलेंट होता है, बच्चे जब 4 साल 5 साल के होते हैं ना, तो उनको कई खेल खिला के देखे जाते हैं। अच्छा वो किस में थोड़ा बेहतर करा, और जिसमें उनको पोटेंशियल नज़र आता है ना, वो तभी से, मान लीजिए वो मान एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो शायद उसको पानी में उन्होंने उतार दिया, और पानी में अगर उसने ठीक ठाक अपने आप को संभाल लिया तो शायद उसको स्विमर ही बना देंगे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, लेकिन उसको स्विमिंग के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे और बाकायदा उसके लिए बड़े टफ कॉम्पिटिशन करते हैं। और वहाँ ओलंपिक जब खेलने वहाँ के खिलाड़ी पहुँचते हैं ना, तो जितने खिलाड़ी ओलंपिक खेल रहे होते हैं उतने ही एक बैकअप उनके पास होता है, जिनको ओलंपिक लेवल के खेलने वाले खिलाड़ियों के आपसी कंपटीशन के बाद वो पहुंचते हैं। मान लीजिए किसी को इंजरी हो जाए तो वहाँ सोचना नहीं पड़ता अच्छा आपको किसी बड़ी कौन अब उनको मेडल दिलाएगा, उनके पास बैकअप रहता है। तो खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, चाइना ने बहुत तेज़ी से बदला है और इसका रिजल्ट भी उनके सामने है। सिर्फ चाइना, बाकी ऑस्ट्रेलिया में तो स्पोर्ट जो है उनके डेली रूटीन लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहाँ पे अपने बच्चों को खेल के लिए इतना, और एक ही खेल नहीं खेलते हैं। वहाँ के जो बच्चे जब खेलना शुरू करते हैं तो एक साथ कई खेल खेलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर करते हैं, फिर बाद में उसमें अपना करियर बनाते हैं। तो भारत में भी इस तरीके के खेल के कल्चर को लाने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे मौजूदा सरकार ने कई सारे खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स कई लेवल पे शुरू किया ताकि लोगों में एक एनकरेजमेंट जाए, एक मैसेज जाए कि खेलना है, एक तो फिट भी रहेंगे आप, और फिर देश के स्पोर्ट्स कल्चर को बदलने के लिए। और क्रिकेट के इतर बहुत सारे खेल हैं जिनको खेलने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और जब मैंने आपको बोला कि जैसे भाला ज्वलित वाला था, बाकी बैडमिंटन है, आप भी देखिए बहुत लोग बैडमिंटन खेलते हैं। पहले लोग बैडमिंटन शौकिया खेलते थे, ऐसा नहीं कि पहले लोग नहीं खेलते थे, लेकिन जब साइना ने मेडल जिताया ना, उसके बाद न जाने कितने लाखों लोग ने वो रैकेट पकड़ा कि नहीं हमें साइना के जैसे जीतना है। सानिया मिर्जा
भले ही ओलंपिक मेडल ना जिताया हो लेकिन एशियाड में जिताया। लेकिन जब सानिया ने रैकेट पकड़ा ना टेनिस, तो कितनी लड़कियों को इंस्पायर किया कि नहीं आपको टेनिस खेलना है। एक बड़ी मतलब कई बड़ी एक जनरेशन है जो इन रोल मॉडल कह लीजिए, आइकन कह लीजिए, इनको देख करके उस खेल को अपनाती है। तो इस खेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ओलंपिक नो डाउट, हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक में जीतना हर एक का सपना होता है। और हम भी चाहेंगे कि भारत इस ओलंपिक में पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक की कामयाबी है उसको पीछे छोड़े और आगे की ओर कदम रखे। और बस कुछ घंटे की बात है, ओलंपिक शुरू हो जाएंगे, रंगारंग सेरेमनी। मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको कि लेडी, ऐसी खबरें हैं, कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेडी गागा परफॉर्म करेंगी तो अपने आप में ओपनिंग सेरेमनी चाहे किसी हर ओलंपिक की यादगार होती है पिछली बार से। तो पेरिस भी अब चूंकि अनोखे तरीके से कर रहा है तो उम्मीद है कि बहुत यादगार होगी। और उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि भारत के लिए ये ओलंपिक जब 11 अगस्त को ख़त्म होगा क्लोजिंग सेरेमनी के साथ, तो यादगार होगा और अच्छी सुनहरी उम्मीदों के साथ खत्म होगा। तो 26 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी है और उसके बाद से ही ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हो जाएगी। अब देखना ही होगा कि भारत के खाते कितने पदक मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।